हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दोस्त चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। सो गाइस, आज के लिए आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी बुक समरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक्स में बताया गया कि पैसों का मनोविज्ञान क्या होता है। क्या अमीर बनना आपका सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? क्या आप चाहते हैं कि आप बिलियंस पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस किताब को आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है और पैसों की कद्र कैसे की जाती है। अगर मैं इस किताब को पढ़ने वाले लोगों की बात करूं तो ये किताब हर किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो ये किताब पढ़ने के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये किताब आपको अमीर बनने का पूरा रास्ता बताएगी। सो इंट्रोडक्शन, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आपको $3 मिलियन मिल सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? अगर रेपुटेशन और फ्रीडम के बीच किसी एक को चुनना हो तो आपका जवाब क्या होगा? कई सारे लोग अपने आप इस तरह के सवाल पूछते रहेंगे कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा होता, क्या मैं जितना अभी पैसा कमा रहा हूँ वह मेरे लिए काफ़ी है? इस तरह के सवाल लोगों को अक्सर बेचैन करते हैं, क्योंकि हर सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा है कि और आप भी इस तरह के सवालों से ही परेशान हैं, तो आपके इन सवालों का जवाब इस बुक में लिखा हुआ है। ऑथर बताते हैं कि जब वह अपने कॉलेज में थे तब वह पैसे इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करते थे। वह जिस जगह पर काम करते थे वह लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में से एक था। एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तब उनकी नज़र 20 से 21 साल के मिलीनियर पर। वह मिलीनियर काफ़ी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे। इसी के साथ साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए थे। कुछ समय बाद उन स्टार्टअप को भी अच्छे प्राइस पर बेच दिया, लेकिन फिर भी वह मनी मैनेजमेंट में कुछ खास नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करने की आदत थी। वह जहाँ भी जाता था वह अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था, शराब पीकर बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता था। एक दिन उस आदमी की गाड़ी पार्क करने के लिए एक गार्ड को बुलाया और उसे अपने नोटों की गड्डी से कुछ पैसे निकालकर सामने वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने जब दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। तो आप सोचिए कि उस यंग मिलीनियर ने सोने के सिक्के का क्या किया होगा। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यंग मिलीनियर ने गोल्ड कॉइन्स को संभाल कर रख लिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। उस लड़के ने गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंक दिया। इस काम में उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। वह लड़का समुंदर में इस तरह सिक्के फेंक रहा था जैसे बच्चे तालाब में पत्थर फेंकते हैं। इस घटना से कुछ समय बाद जब मिलीनियर फिर होटल में आया तो वह होटल के लैंप से टकरा गया, जिसकी वजह से लैंप टूट गए। लैंप टूट जाने की वजह से होटल मैनेजर ने उस लड़के को $500 का खर्च बताया, जिस पर उस लड़के ने फिर से तमाशा कर दिया और अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसने होटल मैनेजर के मुंह पर $5000 मारा और कहने लगा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप अब तक इस कहानी को पढ़ रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कहानी सच है? ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कहानी बिल्कुल सच है। इस कहानी के अंत में यंग बिलियनियर, जिसे पहले तो पैसे का घमंड था लेकिन बाद में उसे बहुत ही बुरा होता है, वह लड़का पैसे के नशे में अपना सारा पैसा खो देता है और वह अंत में दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में उसने जितने भी पैसे कमाए थे वह सारे पैसे बेकार की चीज़ों में उड़ा देता है। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह दोस्त जो पहले उसके साथ पैसे को बर्बाद करने में मज़ा कर रहे थे वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की कई अच्छी कहानियाँ आपको इस बुक में आगे मिलेंगी, जो यह बताती हैं कि मनी ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है जिसको लेकर आप घमंड दिखाएं, बल्कि पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको कई चीज़ों को करने में मदद करता है।
आसान भाषा में कहें तो पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बल्कि एक टूल्स है जिसका उपयोग करके हम अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सो नेवर इनफ, इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब आपको दौलत मिलती है तब आप और लालची होते चले जाते हैं। जब आदमी को पैसा कमाना शुरू कर देता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। मतलब एक बार वह पैसे कमाने शुरू कर देता है तो उसके बाद वह खुद को रोक ही नहीं पाता। ये ज़रूरी है कि आप खुद से सवाल पूछें, आपको आखिर कितने पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे की कोई हद नहीं होती और पैसे कमाने के चक्कर में कई बार लोग खुद को आसपास के लोगों के पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से कई बार उन्हें अंत में अफसोस करना पड़ता है। साथ ही ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल स्किल भी बहुत एक मुश्किल है। मतलब पैसे कमाना सीखने के बाद खुद को पैसे कमाने से रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादा पैसे की वजह से आपके पास ज़्यादा पावर और फेम आता है। यह चीज़ आपको सेटिस्फाई करने की जगह आपके अंदर एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षी की भावना पैदा करते हैं। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, जब जो दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है वह है कंपैरिजन। मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भी लोग पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होते। वह अपने पैसों की तुलना में दूसरे लोगों की कमाई को तुलना करने लगते हैं। जैसे किसी फुटबॉलर की टोटल नेटवर्थ $5 मिलियन है तो उस इतनी अच्छी नेटवर्थ बनाने के बाद भी वे अपना कंपैरिजन दुनिया के सबसे बड़े या अमीर आदमी से करने लगते हैं और उसी की तरह पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। ये सिर्फ उस आदमी की प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये प्रॉब्लम आजकल लगभग सभी की है। जो इंसान 1,000 रुपये कमाता है वह चाहता है कि 1 लाख रुपए कमाए। जो 1 लाख रुपए कमाता है वो चाहता है 1 करोड़ रुपए कमाए। ये सोशल कंपैरिजन की दीवार हर जगह देखने को मिलती है, फिर चाहे बड़ी सोसाइटी हो या फिर छोटे पैसे के खेल, हर जगह बस यही चीज़ देखने को मिलती है। इसलिए ऑथर का कहना है कि अगर आप पैसे के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको इस कंपैरिजन से ऊपर उठकर सोचना होगा, पैसों को सही से इस्तेमाल करना होगा। ऑथर यह भी बताते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही अच्छी चीज़ है और लोगों को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसे और फेम से भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। रेपुटेशन के साथ फ्रीडम, प्यार, दोस्ती, परिवार, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है और यह पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद को इनफ कहना है। कंपाउंडिंग, आपने यह भी चीज़ नोटिस की होगी कि एक फील्ड में अगर आप कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वह आपकी दूसरी फील्ड में काम आता है। क्या आपको पता है आइस एज क्यों कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में पूरी हो जाने के बाद साइंटिस्ट ने यह पाया कि धरती सच में आइस एज आया था। धरती में आइस एज का सबूत लोगों ने नज़र के सामने इतने सामने था कि आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइस एज आने के बाद हमारी दुनिया फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौटने के पीछे कई हजार सालों का समय लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी धरती पर रोजाना नए नए बदलाव होते गए और यह बदलाव होते होते इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अंत में आइस एज का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया। हमारी धरती बिल्कुल पहले जैसे हो गई। कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए कि आपको पूरी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा कर दिया तो अगले साल आपकी सैलरी का 10% के साथ साथ 10% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ऐसे करते हुए मान लीजिए कि आपका 2030 में जब पैसे जमा करते चले गए, 2030 तक जब पैसे जमा करते चले गए, जैसे जैसे आप अपने पैसे को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह अगर आप लगातार अपने पैसे जमा करते चले गए तो कुछ समय बाद आप अमीर ज़रूर बन जाएंगे। क्या आपको यह पता है कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद वॉरेन बफेट ने बार बार पैसे को निकालने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपने पैसे को बनाने के लिए छोड़ दिया। वॉरेन बफेट ने कई सालों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया, जिसकी वजह से 89 साल के हुए तब उनके पास $84.5 बिलियन जमा हो गए। यह उनके डिसिप्लिन और इतने सालों कंपाउंडिंग का नतीजा है। वॉरेन बफेट ने अपने 19th बर्थडे पर इतने ज़्यादा पैसे कमाए थे। इस चीज़ पर बेहतर तरह समझने में अगर कहूँ, अगर आप 2+2+2+2+ को जोड़ने को बोलें तो आपका जवाब होगा 16। अगर मैं कहूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो आप कहेंगे 256।
तो देखा आपने जोड़ने और मल्टीप्लाई करने में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई जोड़ने से हमेशा बेहतर होता है। यही इफ़ेक्ट कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का लगता है। हमें छोटा सा लगता है, लेकिन अगर आप जैसे बड़े स्केल पे देखेंगे तो ये आप सोच ही सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अमीर होने के लिए, अमीर रहने के लिए क्या बीच में फ़र्क होता है? अमीर बनने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे रास्ते हैं, वैसे पैसे कमाने के, अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन जिस तरह सफल होने के बाद अपनी सक्सेस को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, वैसे वैसे पैसे कमाने के बाद अमीर रहना भी मुश्किल काम हो जाता है। तो पैसे कमाने के बाद अपने पैसे को बनाए रखने के लिए बस यही सीक्रेट और है, जिससे ये आपको एक्सपेक्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर कोई भी चीज़ आपके पास है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास रहेगी। ठीक वैसे ही अगर आपके पास कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास फ्यूचर में नहीं मिलेगी। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तो आई होप दिस ये बुक जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक से हमने सीखा होगा कि कैसे एक अमीर आदमी गरीब बन सकता है और एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है। कैसे ये जो टाइम ऑफ कंपाउंडिंग, हैबिट्स ऑफ द कंपाउंडिंग, ये कैसे काम कर सकता है, जिससे हम अपना कंपाउंडिंग करके इतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल बी द वेरी informative and interesting. If this video will like, then share, subscribe channel for more video. Thank you so much for watching this video. Signing off. See you soon.